हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार। चलना है संभलना है, आज की इस कड़ी में हम आपके साथ जोड़ रहे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद, बाल मनोविज्ञानी और कवि डॉक्टर अवनीश कुमार यादव जी को। और आज आपसे हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में मानसिक अवसाद को कम करता साहित्य। डॉक्टर अवनीश कुमार यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान दौर को अगर देखा जाए तो हमने कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद दूसरी लहर का भी सामना किया। अब स्थितियां सामान्य होती नजर आ रही हैं और हम खुशहाल जीवन जीने की एक पथ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपने कोरोना काल के इस समय को किस तरह से देखा है, हम वो सुनना चाहेंगे। देखिए क्योंकि ये बहुत ही त्रासदी का समय था और बहुत मन मस्तिष्क के सभी लोगों के बहुत घबराए हुए थे। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन इस समय पर साहित्य, संगीत, कलाएं, इनसे जो लगातार मेरा संपर्क था। मैं साहित्य, छोटा मोटा मैं साहित्य सृजन भी करता हूँ और साहित्य को पढ़ता भी हूँ, कलाओं के संपर्क में रहता हूँ, संगीत को सुनता हूँ। तो मुझे लगता है कि साहित्य, संगीत, कलाओं में जो मेरा बराबर वो रहा, उनसे संपर्क रहा और मैं उसमें कुछ ना कुछ रचता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, कुछ ना कुछ बेहतरीन सुनता रहा। तो साहित्य ने, संगीत ने और कला ने, अगर मैं कहूँ तो मुझे इस मानसिक अवसाद के समय से उबारा है। तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। डॉक्टर साहब, हमने इस त्रासदी के चलते बहुत कुछ खोया है तो वहीं बहुत कुछ पाया भी है। भविष्य के लिए योजनाओं बनाने के लिए और खास तौर पर किस तरह से इस दौर से और इस त्रासदी से हमें निकलना है, ये भी बेहतर प्लानिंग हमारे द्वारा की गई। तो वर्तमान हालात की अगर हम बात करें तो हम ऐसे कौन से प्रयास करें कि हमें फिर से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना न करना पड़े। मैं जो प्रमुखता से सुरेंद्र जी बात बता रहा हूँ, बात कह रहा हूँ, तो वही कह रहा हूँ जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे अपने जो मेडिकल क्षेत्र धंधा है, महारथियां, उनके द्वारा की जा रही है कि देखिए, टीकाकरण सबसे पहले कराएं, उसके बाद जो सामान्य प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, क्योंकि खतरा अभी दूर नहीं है, खतरा अभी कहीं गया नहीं। तो जो सुरक्षात्मक उपाय है, जैसे मास्क का बराबर लगाए रहना, सुरक्षात्मक जो दूरी है उसको मेंटेन करना, तो जो एक सामान्य उपाय है, ये तो एक बिल्कुल आदत की तरह से हमें विकसित कर लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं क्योंकि इस दौरान मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा अवसाद होता है, मानसिक रूप से बहुत व्यक्ति चिंतित रहते, सुझाव है कि वो अच्छे साहित्य को पढ़ें। उनकी रुचि का जो भी साहित्य हो सकता है कि उनकी रुचि भक्ति में हो सकता है कि उनकी गीतों में हो सकता है कि उनकी रुचि प्रकृति में हो सकता है कि उनकी रुचि देश प्रेम में हो। तो आपकी जो भी रुचि का क्षेत्र हो, उस रुचि के क्षेत्र से संबंधित अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छे साहित्य को के संपर्क में आए। तो इससे क्या होगा कि इससे एक तरफ जहां आप
जो प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए सामान्य तौर पर इन चीजों से बचे रहेंगे, इस बीमारी से बचे रहेंगे, महामारी से बचे रहेंगे, वहीं जब आप इस तरह के रचनात्मक क्रियाकलापों में खुद को संलिप्त रखेंगे तो उससे आपको जो मानसिक अवसाद है या कई बार दिमागी तौर पर परेशानियां होती हैं या चिंताएं होती हैं, दुश्चिंताएं होती हैं, उससे भी बचा जा सके। डॉक्टर साहब, वर्तमान दौर में अगर हम देखते हैं, साहित्यिक गतिविधियों की बात करते हैं, तो खास तौर पर अन्य लोग जो होते हैं वो मोबाइल के सहारे ही साहित्य का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ तक साहित्य को पुस्तक के रूप में पढ़ना सकारात्मक माना जाए? हमारे समय की जो पीढ़ी थी वो पुस्तक को हाथ में लेकर के उसके खुद को महसूस किया और उसको पढ़ना शुरू करती थी। लेकिन अभी क्योंकि जो वर्तमान दौर की जो पीढ़ी है, इस समय की जो पीढ़ी है, ये डिजिटल क्रांति का दौर है और इस समय किताबें भी ई बुक और इस तरह की चीजें सब हमारे मोबाइल में चीजें आ गई है। तो ये समय का परिवर्तन है, ये विज्ञान का परिवर्तन है और ये हमारे टेक्नोलॉजी में उन्नति का परिचय है। लेकिन मैं फिर से ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए, साहित्य एक ऐसी चीज है, आज चाहे आप उसे पुस्तक के रूप में पढ़ें, चाहे आप उसे डिजिटल पढ़ें, वो एक ऐसा माध्यम है कि जो आपके सुख में या दुख में, घोर निराशा के पलों में, घोर अवसाद के क्षणों में, जब आप बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो रहे हो, जब आप हतोत्साहित हो रहे हो, तब भी वो आपके संग साथ चलता है और आपको एक नई दिशा देता है, नई प्रेरणा देता है। तो मसला ये नहीं है कि आप किस माध्यम से साहित्य को पढ़ रहे हैं, प्रमुख ये है कि आप साहित्य के संपर्क में रहें। साहित्य आपको सही राह दिखाता है, सही राह की तरफ ले जाता है और आपके भीतर की जो तमाम सारी चिंताएं होती हैं उससे आपको मुक्त करता है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अभी हमारा सफर जारी है, क्यों ना एक बेहतरीन सा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया जाए? जी बेशक। बदलेगा मंजर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर।
सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बनने, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। डॉक्टर साहब, अच्छा सॉन्ग था, कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रेरक। श्रोताओं, इस समय हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद, बाल मनोविज्ञानी और कवि डॉक्टर अवनीश कुमार यादव जी से। डॉक्टर साहब, साहित्य सृजन की जब बात की जाती है तो आप कवि हैं। वर्तमान हालातों के दृष्टिगत ऐसी कोई कविता जो हम सभी को प्रेरित कर सके? देखिए, मैं 4 लाइनें यहाँ पे कहूंगा कि कुछ गुलाबी ख्वाहिशें चंपे ही सपने रखो, कुछ गुलाबी ख्वाहिशें चंपे ही सपने रखो, जिंदगी को जिंदगी की दौड़ में आगे रखो, सिर्फ जूतों के तले ऊंचे किए बढ़ते नहीं, सिर्फ जूतों के तले ऊंचे किए बढ़ते नहीं, कद बढ़ाना है तो खुद के मायने ऊंचे रखो, कद बढ़ाना है तो खुद के मायने ऊंचे रखो, और इन हंसी फूलों के दम पे अब न महकेगी फिजा, इन हंसी फूलों के दम पे अब न महकेगी फिजा, सांस के गुलदान भी हरदम खिले ताजा रखो, जिंदगी को जिंदगी की दौड़ में आगे रखो। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने इस पंक्तियों के माध्यम से भी कि उत्साह बनाए रखिए, जीवन के प्रति लगाव बनाए रखिए, साहित्य से जुड़े रहें हमारे सभी श्रोता। जब आप साहित्य से और संगीत से और कलाओं से जुड़े रहेंगे तो आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई नैराश्य भाव नहीं आएगा और आप हमेशा अपने को सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम ये पूछना चाहते हैं कि साहित्य की जब बात की जाती है, चाहे वो पढ़ना हो या फिर लेखन हो, तो बहुत देर तक अगर हम साहित्य में लगे रहें या पढ़ते रहें तो कहीं ना कहीं फिर से एक नई समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो साहित्य पढ़ते समय हम कितना समय अपना दें, किस तरह से हम इसको मैनेज करें? साहित्य क्या है कि जो आपकी साहित्य के बारे में कहा जाता है कि वो आपके हित का रास्ता प्रशस्त करता है। साहित्य की परिभाषा ये है कि साहित्य वो है कि जो आपके साथ चलता है, जो आपके हित का, आपके मंगल का, आपके शुभ का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसके लिए कोई समय निर्धारण नहीं किया जा सकता। जब भी आपको लगता है कि आप टूट रहे हैं, जब भी आपको लग रहा है कि आपको कहीं किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जब भी आपको लगता है कि आपको किसी सकारात्मक सहयोग या सहारे की आवश्यकता है, उस समय पर आप अच्छे साहित्य को पढ़िए। वो साहित्य कोई भी हो सकता है, वो भगवत चर्चा से संबंधित आध्यात्मिक साहित्य भी हो सकता है, वो दर्शन से संबंधित दार्शनिक साहित्य भी हो सकता है, वो विज्ञान कथाओं से संबंधित आपको सटीक और प्रामाणिक जानकारी देने वाला साहित्य भी हो सकता है, वो हास्य भी हो सकता है, आप हास्य से संबंधित साहित्य को पढ़ सकते हैं, वो प्रेरक साहित्य भी हो सकता है, वो वीरता से संबंधित साहित्य भी हो सकता है। मतलब ये है कि आपकी जिस तरह की मनस्थिति है, उस मनस्थिति के अनुकूल और साहित्य का चयन कीजिए, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद कोई भी हमारा श्रोता, कोई भी हमारा व्यक्ति, कोई भी हमारा ऐसा जो किसी भी कुछ निराशा के भाव से या तो उत्साहित है या चिंतित है, जिसके सामने कोई समस्या है, उसको कहीं ना कहीं साहित्य सही राह दिखाता है, उसका मार्ग करता है, उसका दिग्दर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है, जब भी किसी हमारे श्रोता को ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे अपने इस चिंता के निराकरण की, समस्या के समाधान की आवश्यकता है, तो उस साहित्य में जाना चाहिए। वर्तमान हालातों में देखा जाए तो साहित्य मानसिक अवसाद को एक तरह से टॉनिक के रूप में काम कर रहा है, या हम यूं कहें कि अगर कोरोना काल की बात की जाती है और कोरोना काल में अगर मानसिक अवसाद से अपने आप को निजात दिलानी है तो साहित्य सबसे बेहतर गतिविधि हो सकती है। डॉक्टर अवनीश जी, वर्तमान हालातों में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक खबरें फैलाते हैं, खासतौर पर
वैक्सीनेशन को लेकर। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो भी अफवाहें फैला रहे हैं वो उन अफवाहों की वैज्ञानिकता में जाए, वास्तविकता में जाए। और अफवाहों की वैज्ञानिकता, जो लोग वैक्सीन को निराधार बता रहे हैं या वैक्सीन के बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उनकी निराधार है और ये उनकी बहुत ही शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए कि ये एक बहुत ही उनकी नकारात्मक सोच है कि वैक्सीनेशन से कुछ नुकसान होने वाला है। मैंने खुद वैक्सीनेशन करा चुका हूँ, मैं दोनों अपनी डोज ले चुका हूँ और लेने के बाद मेरे भीतर, मेरे शरीर के भीतर बहुत सारे सकारात्मक जो है वाइब्स उत्पन्न हो रही हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और एक मेरा विश्वास भी बढ़ा। और हमारे सारे दुनिया की, विश्व की, केवल हमारे भारत की बल्कि पूरे विश्व का ये कहना है कि वैक्सीनेशन कराने से इस महामारी के खतरे को बहुत कम किया जा सकता है और उसके दुष्परिणामों को, जो इस तरह की बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारी चीजें हुई, उनको तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कम किया जा सकता है। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो जरूर वैक्सीनेशन कराएं और हर हाल में कराएं। ये आपके और आपके परिवार के लिए हितकारी है वैक्सीनेशन कराना, तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन कराएं। मैं अपनी बात क्योंकि साहित्य की चर्चा हो रही है तो अपने एक साहित्यकार हुए हैं तो उन्हीं के एक शेर से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, चर्चा को समाप्त करूंगा। उन्होंने बहुत पहले आगाह किया था, खासतौर पर जो इस दौर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं और यूं ही घूम रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि घर से निकले तो हो सोचा भी किधर जाओगे, घर से निकले तो हो सोचा भी किधर जाओगे, हर तरफ तेज हवाएं हैं बिखर जाओगे। तो साहित्यकार अपने तरीके से अपनी बात को कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस खतरे की ओर आगाह किया था कि बाहर की जो फजा है, बाहर का जो माहौल है, जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौर का जो माहौल है वो वाकई खतरनाक है और हमें घर से निकलते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमें प्रॉपर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है और बिना देर किए वैक्सीनेशन करा लेना है। मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं को एक तरह से अनुरोध भी करता हूं कि वो इन चीजों का जरूर पालन करें, तो हमारा देश शीघ्र ही इस वैश्विक महामारी से मुक्ति पा जाएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और कोरोना काल में मानसिक अवसाद को कम करता साहित्य पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़ी होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना